इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और मैं बस जो स्टेटमेंट दी है उसके अंदर भी मेंशन कर दी हैं। बट मैं दो तीन चीज़ें आपको जो जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि पिछले साल हमारा जो इन्फ्लेशन था, जो फिस्कल ईयर ख़त्म हुआ है, हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज जो है वो 4.5% रहा, जो कि हमारे जो जो रेंज है जो हमने डिसाइड की हुई थी स्टेट बैंक की तरफ से टारगेट वो, और गवर्नमेंट का भी वही टारगेट था 5 to 7%, तो उससे स्लाइटली नीचे की साइड पे था, बट वाज क्लोज टू द टारगेट। जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने उसकी प्रोजेक्शन है वो भी मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ। लेकिन जो इसमें जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स थे, ओबियसली एक तो फूड इन्फ्लेशन जो है उसमें काफ़ी ड्रास्टिक पिछले साल जो है वो कमी आई, और उसके साथ साथ जो है वो जो कोर इन्फ्लेशन है जो कि ज़्यादा स्टैटिक रहता है और उसमें कमी कम होती, तो उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता पिछले साल के अंदर कमी आई। और जो पिछला महीना था जून का महीना, उसमें ये कम हो गए तो अब 7.2% के करीब आ गया कोर इन्फ्लेशन। और इसी तरह जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है पिछले महीने जून में ये 3.2% था। तो आपने देखा होगा कि अप्रैल के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन हेडलाइन जो है वो बॉटम आउट हुआ और ये तकरीबन 0.3% के करीब आके तो इसने बढ़ना शुरू कर दिया, और पिछले 2 माह में मई और जून के अंदर इसमें इजाफा हुआ है। और आगे भी हम देख रहे हैं कि इसका अगले साल जो है वो थोड़ा शुरू में कम इजाफा है, उससे आगे थोड़ा ज़्यादा इजाफा है, बट इसका नॉर्मल जो स्टांस है हमारा वो वही रहेगा। और इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि चूँकि एनर्जी प्राइसेस अभी रिसेंटली कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स हुई हैं और आगे चल के बेस इफ़ेक्ट जो है वो उसका भी वो फेवरेबल नहीं रहेगा, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए कमेटी ने ये डिसाइड किया, और उसके अलावा बाकी के जो हमारे इंडिकेटर्स हैं जिसमें ख़ासकर जो है वो एक्सटर्नल अकाउंट की हमारी सिचुएशन है उसको भी रिव्यू किया, और उसके बेस पे कमेटी ने डिसाइड किया कि हम जो है वो इस साल का इस कमेटी में इन्फ्लेशन इसका जो रेट है वो उसको मेंटेन रखें। ख़ासकर एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा केयरफुली उसको रिव्यू किया गया, और उसके अंदर रिसेंट जो चेंजेस आई हैं उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया गया। और आपने देखा होगा कि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल जो 24 का साल था उसके मुकाबले में 25 में उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज़ आया। जो 24 के अंदर 53 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट्स थे, जो 2025 में बढ़ के तो तकरीबन 59 बिलियन जो है 59.1 बिलियन डॉलर्स वो हो गए। तो इसके अंदर जो ओवरऑल इंक्रीज़ था वो तकरीबन 11% के करीब था, 11.1%। लेकिन ज़्यादा जो इसमें देखने की बात है कि नॉन ऑयल इंपोर्ट्स में कैसे उसमें चेंज आया। तो नॉन ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो 16% से बढ़े हैं, और ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उसमें एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ हुई है, और साथ में इकनॉमिक एक्टिविटी ने चूँकि पिकअप करना शुरू किया है, तो उसमें अदर देन ऑयल इंपोर्ट्स जो है वो भी काफ़ी सब्सटेंशियल इंक्रीज़ आया है। और साथ साथ जो है वो हमारे जो दूसरे करंट अकाउंट के हमारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें रेमिटेंसेस हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें भी आया है, थोड़ा इजाफा हुआ है उसमें भी, लेकिन एक्सपोर्ट्स का इजाफा जो है वो काफ़ी कंटेन्ड है एज़ कम्पेयर टू रेमिटेंसेस। तो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स जो है वो 4% से थोड़ी ऊपर बढ़ी हैं, जो कि वो रिलेटिवली कम थी, उसको मज़ीद जो है वो बेहतर होना चाहिए ताकि हम अपना करंट अकाउंट जो है उसको मेंटेन कर सकें, सरप्लस या उसके डेफिसिट को कंटेन कर सकें। रेमिटेंसेस का बहुत अच्छी आपने देखा ग्रोथ है पिछले साल, और ये 38 बिलियन डॉलर टोटल रेमिटेंसेस थी एज अगेंस्ट 38.3 बिलियन डॉलर एज अगेंस्ट लास्ट ईयर 30.3 बिलियन डॉलर। तो तकरीबन 8 बिलियन डॉलर का इसमें इजाफा हुआ है। उसके बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन एक जो की कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि बहुत सारे रेमिटेंसेस जो पहले हमारे इनफॉर्मल चैनल से आ रहे थे वो फॉर्मल चैनल में आने शुरू हुए हैं। उसमें गवर्नमेंट की स्कीम जो इंसेंटिव स्कीम आपको पता है कि हमने अनाउंस की हुई थी, उसका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट के जो डायनामिक्स हैं वो ओपन मार्केट के मुकाबले में जो इंटर बैंक की और एक्सचेंज कंपनीज़ की परफॉर्मेंस है वो भी उसमें भी काफ़ी उसका कंट्रीब्यूशन है। तो बहरहाल इसका नेट रिज़ल्ट हमारे पास ये निकला कि हमारे 8 बिलियन डॉलर से
रेमिटेंसेस जो है वो बढ़े हैं, और उसी के नतीजे में हमारा इस साल जो है वो करंट अकाउंट जो फिस्कल ईयर 25 हुआ ख़त्म हुआ उसमें करंट अकाउंट जो है सरप्लस रहा। हमारा करंट अकाउंट आपको पता है कि 2022 के अंदर बहुत ही ख़राब हालत थी, क्योंकि हमारा टोटल डेफिसिट उस वक्त $17.5 बिलियन का था। करंट अकाउंट डेफिसिट $17.5 बिलियन, जो कि 4.7% ऑफ GDP था। तो बहुत ह्यूज करंट अकाउंट डेफिसिट था। अब उसके बाद हमने जब ये मेजर्स लिए तो आपने देखा कि 23 के अंदर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई और ये तकरीबन 1% ऑफ GDP के बराबर आ गया। फिर आगे 24 के अंदर उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आई जो कि 0.5% ऑफ GDP के करीब आया। और इस साल जो है जो अभी ख़त्म हुआ है इसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट के बजाय सरप्लस में कन्वर्ट हुआ। और आपको याद होगा कि ये सरप्लस जो है वो हमारा कोई 14 साल के बाद जो है वो सरप्लस आया है, और पिछले 22 साल का तकरीबन ये हाईएस्ट सरप्लस है। तो उसी की वजह से हमारी एक्सटर्नल अकाउंट में काफ़ी स्टेबिलिटी आई, और इसी की वजह से हम जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से इंटर बैंक मार्केट के अंदर हमने जो एक्टिविटी की और उसके नतीजे में हमने काफ़ी सारी जो बाइंग की, तो उसमें हमारे रिजर्व्स के ऊपर भी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। और आपने देखा कि पिछले साल के जितनी हमारी डेट सर्विसिंग थी वो सारी की सारी ऑन टाइम हमने पेमेंट्स की, और उसके बावजूद हमारे रिज़र्व्स के अंदर जो है वो इजाफा हुआ। तो हमारे रिज़र्व जो पिछले साल 9 बिलियन से थोड़े ऊपर थे, 9.4 बिलियन के करीब जून 2024 में, वो बढ़ के इस साल 14.5 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो हो गया था। तकरीबन उसमें $5 बिलियन का एक साल के अंदर इजाफा हुआ। और ये इसके बावजूद इजाफा हुआ कि हमने पिछले साल तकरीबन $26 अरब की हमारी जो $26 अरब से थोड़ी सी ज़्यादा रीपेमेंट्स थी, उसमें उसको सबको डील करने के बाद उसमें से बल्क जो तो रोल ओवर हुआ, लेकिन हमने कहा कोई $10 बिलियन के करीब उसकी रीपेमेंट्स भी की। तो इस सब को डेट को रीपे करने के बावजूद हमारे रिजर्व्स में $5 बिलियन का जो है वो इजाफा हुआ। और उसी की वजह से आपने देखा कि हमारा जो करंट अकाउंट के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, और साथ साथ हमारे जो FX मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही। और गोइंग फॉरवर्ड भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे हमारी प्रोजेक्शन जो है वो शेयर करूंगा, लेकिन इसका ओवरऑल मार्केट के फंडामेंटल्स जो है उसके सेंटिमेंट्स पे काफ़ी अच्छा असर रहा। आपने देखा कि हमने जितनी भी हमारी जो इंपोर्ट्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हों या दूसरी हमारी FX की रिक्वायरमेंट्स हों, वो भी सब की सब जो है वो उसमें बैंकिंग इंडस्ट्री ने उसको पूरा किया। और इसी वजह से आप अगर देखें तो हमारे जो इंपोर्ट्स हैं, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वो 53 से बढ़कर अब जो है वो 59 बिलियन लास्ट ईयर में हो गए हैं। और इस सब के बावजूद हमारे पास जो है इतना कुशन अवेलेबल था कि हमने उसमें से बाइंग की मार्केट से और अपने रिजर्व्स को बिल्ड अप किया। अब मैं थोड़ा सा आपको ग्रोथ के ऊपर बात कर लेता हूँ, जो इकनॉमिक ग्रोथ है। तो उसमें अगर आपको याद हो कि 23 के अंदर हमारी उसमें कॉन्ट्रैक्शन थी थोड़ी, फिर 24 के अंदर जो है वो ग्रोथ ने थोड़ा सा पिकअप किया, लेकिन वो रिलेटिवली लोअर साइड पे थी। लास्ट ईयर जो है वो तो हमारा ग्रोथ का एस्टीमेट जो अभी एस्टीमेटेड फिगर्स हैं PBS की तरफ से भी एस्टीमेट है, तो 2.7% जो है वो पिछले साल में एस्टीमेटेड ग्रोथ है। इस साल के मैं आपको अभी शेयर करूंगा, लेकिन पिछले साल में जो मेन जो उसमें इस ग्रोथ के रिलेटिवली लो होने की रीज़न है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है तो उसने ज़रा थोड़ा बल्कि काफ़ी जो है वो उसमें जो है वो स्लो ग्रोथ थी। पहले साल अगर आप देखें 24 में तो उसकी तकरीबन 6% से ऊपर की ग्रोथ थी, लेकिन पिछले साल जो है वो सिर्फ 0.6% की ग्रोथ थी, तो जो कि काफ़ी कम थी। और उसी की वजह से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ने हालांकि पिछले साल भी अच्छा पिकअप किया है, और साथ साथ जो है वो हमारे जो सर्विसेज सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन चूँकि एग्रीकल्चर काफ़ी कम था तो इसलिए ओवरऑल ग्रोथ जो है वो 2.7% के करीब आ रही है। इस साल जो गोइंग फॉरवर्ड जो है उसमें एग्रीकल्चर को हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी बेहतरी आएगी, और उसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो उसमें भी बेहतरी आएगी। तो अब मैं आपको हम स्टेट बैंक की तरफ से जो अगले साल की जो हम देख रहे हैं कि मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स किस तरफ जाएंगे, तो मैं उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी बात कर देता हूँ। और साथ में मैं आपको जो हमारे जो इस साल के जो भी फिस्कल ईयर शुरू हुआ है 2026 का, उसमें हमारी जो डेट सर्विसिंग होनी है
और उसको हमने किस तरह डील करना है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर दूंगा और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप बताइए। तो जो नेक्स्ट ईयर के हमारे प्रोजेक्शंस है उसमें मैं आपको 4 की जो हमारे प्रोजेक्शंस है वो शेयर करूंगा। अगले साल जो हमारे ख्याल में अंदाज़ा जो हमारा है कि अगले साल जो इकानमी के अंदर जो की मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन का जैसे आपको पता है कि हम कुछ सालों से अपना जो असेसमेंट हमने दिया हुआ है कि हमारा जो मीडियम टर्म टारगेट, जो कि पहले मीडियम टर्म होता था जब हमने शुरू किया था, अब ज़ाहिर है कि ये नेक्स्ट ईयर का भी ये टारगेट है। तो अगले साल में इन्फ्लेशन जो है वो 5 से 7% की रेंज में रहेगा, जो कि हमारा टारगेट है और गवर्नमेंट का भी टारगेट है। और इसमें ये इसके बावजूद रहेगा कि हमारा रिसेंटली जो इन्फ्लेशन के ऊपर कुछ इंक्रीज़ हुआ है और आगे हम देख रहे हैं कि उसमें और थोड़ा सा चेंजेस आएंगी, लेकिन इस सब को भी अकाउंट फॉर करने के बावजूद भी हमारा ख्याल है कि हम मीडियम टर्म टारगेट अपना मीट करने में कामयाब रहेंगे। दूसरा जो और उसके अंदर जो है वो जो कोर इन्फ्लेशन है अभी थोड़ा कम हो रहा है और कुछ और देर कम होता रहेगा, लेकिन उसके बाद इसमें थोड़ा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस इंक्रीज़ को अकाउंट फॉर करने के बावजूद और हमारे हेडलाइन इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ आने के बावजूद भी ओवरऑल जो है वो ये स्टेबलाइज हो जाएगा। कुछ महीने